तो आज के करंट अफेयर्स 18 मई 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपका अनएम्प्लॉयमेंट के बारे, बेरोजगारी के बारे। देखो, इंडिया में बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी, क्योंकि लगातार कभी लॉकडाउन लग रहे हैं, कभी लॉकडाउन खुल रहे हैं, तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके कारण जो जॉब्स हैं वो कम होती जा रही हैं। ठीक है, बिकॉज कंपनीज भी उसी के मुताबिक इन्वेस्ट करेंगी। इकोनॉमी हमेशा डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलती है। डिमांड का मतलब कि कितनी मार्केट में चीजें बिक रही हैं। ठीक है, तो मार्केट में कितनी चीजें बिक रही हैं वो डिमांड है, और पीछे कंपनी में चीजें बन कितनी रही हैं वो सप्लाई है। तो यहां पे आपकी जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं। ये जॉब्स तभी आएंगी जब मार्केट में डिमांड होगी। पर जब आपकी मार्केट में आपके लॉकडाउन लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये डिमांड अपने आप गिर जाएगी, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे, खर्चा नहीं कर रहे, तो अपने आप इकॉनमी डिक्लाइन पे जाती है। और जब इकॉनमी डिक्लाइन करती है तो सप्लाई भी अपने आप गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उतना बनाने का ही फायदा नहीं जितना बिकना ही नहीं है। तो इसके कारण अल्टीमेटली आपकी ये चीजें बंद हो जाती हैं। ठीक है, मतलब जॉब्स गिरती रहती हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी जो 16 साल या 16 साल से ऊपर है और जो जॉबलेस है अभी फिलहाल, पर एबल है और अवेलेबल है जॉब करने के लिए और एक्टिवली ढूंढ रहा है। देखो, हर पर्सन को जॉबलेस नहीं बोला जाता। ठीक है, मतलब हर पर्सन को अनएम्प्लॉयड नहीं बोला जाता। जैसे आप लोग, चाहे आप सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सरकार के मुताबिक आपको अनएम्प्लॉयड नहीं बोला जाता, बिकॉज आप मार्केट में एक्टिवली जॉब नहीं ढूंढ रहे हो। तुम्हारा एक स्पेसिफिक टारगेट है, तुम उसी की तरफ तैयारी कर रहे हो। अनएम्प्लॉयड सिर्फ वो पर्सन होता है जो जॉब ढूंढ रहा है पर उसे जॉब वो मिल नहीं रही, या उसकी मतलब स्किल के लेवल की जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, या तो अंडर मिल रही है, अंडर स्किल्ड जॉब्स मिल रही हैं, या जॉब ही नहीं मिल रही, उसे अनएम्प्लॉयड माना जाता होता है। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट को भी ना अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 कैटेगरीज दी हुई हैं जो सबसे मेन है। इसके अलावा एक इंडिया के लिए और भी यूनिक है, वो फिर अलग से फिफ्थ भी बताऊंगा। सबसे पहले है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये कुछ टाइम, ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब कोई पर्सन लेट्स सपोज नए शहर में शिफ्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो पुराने शहर से अपनी नौकरी छोड़ के आया होगा और नए शहर में नौकरी ढूंढ रहा होगा। तो या तो ये वाला फ्रिक्शन हो रहा होगा, या उसने एक जॉब छोड़ी है और अभी दूसरी जॉब वो ढूंढ रहा है, मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए उसके पास बस जॉब नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो ये है फ्रिक्शनल होती है। इसके बाद है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, ये जो इंडिया में इस टाइम कॉज होती है, वन ऑफ द मेन इंडिया में जो कॉज होती है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि जिस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं उस टाइप की लोगों के पास स्किल्स नहीं है। इंडिया में ना एक बहुत बड़ी हमारे इकोनॉमी में जो कमी मानी जाती है वो ये है कि हमारे यहाँ पे ना स्किल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ना स्कूल्स में ना कॉलेजेस में। तो एक्चुअली हम लोग स्किल्ड नहीं है। ठीक है, हमने डिग्रियां की है, मतलब तुमने भी कोई ना कोई डिग्री की है तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें कोई स्किल नहीं सिखाई गई। ठीक है, अगर तुम्हें स्पेसिफिकली बात की जाए कि रोबोट्स को कैसे चलाना है, उसके अलावा रिपेयर का काम कैसे करना है, इलेक्ट्रिशियन का काम कैसे करना है, मतलब ये स्किल्स होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नीशियन का काम कैसे करना है, कोडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें नहीं सिखाई गई। तो हमारे इंडिया की जो एक्चुअली जितनी लेबर वर्क फोर्स है ना, वो ज्यादातर अनस्किल्ड है। तो उसके कारण प्रॉब्लम क्या आती है, अब कंपनीज को तो स्किल्ड लोग चाहिए, हमारे यहाँ पे अनस्किल्ड ज्यादा है। इसके कारण ये जो गैप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर वो लोग अपने आप को स्किल कर लेंगे उन्हें नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब की कमी है।
इंडिया में स्किल्ड लेबर की कमी है, ठीक है, लेबर बहुत है, स्किल्ड जिन्हें वो कोई स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है उसकी स्किल आती है, ठीक है। तो ये खासकर वहां पे दिखती है जहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लगातार होती रहती हैं, ठीक है। तो अगर कोई नई मशीन्स नई टेक्नोलॉजी किसी सेक्टर में आ रही है, अब जो एम्प्लॉयज को टेक्नोलॉजी नहीं आती होती ना, वो धीरे धीरे करके निकाले जाते होते हैं, ठीक है। तो इसलिए टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना, स्किल करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये ना बिजनेस साइकिल की बात की गई है। आपके जो बिजनेसेस होते हैं ना, और मतलब जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी एज अ होल बिजनेस माना जाता है, आपके जो इकोनॉमी है उसके अंदर फेजेस आते हैं, इसे कहते हैं साइकिल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, या बिजनेस साइकिल बोला जाता है। आपकी इकोनॉमी में एक ऐसा फेस आएगा जहां पे आपकी इकोनॉमी पूरी बूम कर रही है, आपकी इकोनॉमी पूरी बूम कर रही है। बूम करने का मतलब है जॉब्स ही जॉब्स आ रही हैं, लोगों की कमाई बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब इकोनॉमी के बेस्ट डेज। पर फिर होगा क्या, थोड़े टाइम बाद ना ये चीज डिक्लाइन करनी शुरू कर जाती है, फिर नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी, इकोनॉमी डिक्लाइन करनी शुरू हो जाएगी, और बिल्कुल एक ऐसा फेज आएगा जहां पे हम जिसे कहते हैं रिसेशन आ गया। रिसेशन के बाद एक तरह से इकोनॉमी को फिर से रीसेट मारना पड़ता है, मतलब सरकार और रिफॉर्म्स लेके आती है और तरीकों से बेटर करने की कोशिश करती है, बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो दूर करने की हम कोशिश करते हैं, ताकि दोबारा से लोन्स मिल सके कंपनीज को, हर हर एक को, और फिर से इकोनॉमी ग्रो करने के पाथ पे आ जाए, फिर से बूम आएगा, फिर से रिसेशन आएगा। ये होता है साइक्लिकल। तो कई बार क्या होता है, जब ये वाले फेज में लोग होते हैं ना, ये जो नीचे वाला फेज है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनीज के प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, और जब कंपनीज के प्रॉफिट गिरते हैं तो कंपनीज अपने आप लोगों को निकालना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो जिन लोगों की ये नीचे वाले पीरियड में जॉब चली जाती है, और जब दोबारा इकोनॉमी रिवाइव होगी उन्हें फिर कहीं पे जॉब मिल जाएगी, ठीक है, मतलब शायद सेम कंपनी में नहीं, कहीं और मिल जाएगी, बस वो इकोनॉमिक कंडीशंस कारण अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस जब दोबारा ठीक होंगी उन्हें दोबारा से नौकरी मिल जाएगी, उन्हें उनके पास स्किल है, सब कुछ है, बस ये इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आई है, इस कारण उनकी नौकरी गई है। इसे कहते हैं साइक्लिकल। ये लगातार इकोनॉमीज में होता ही रहता है, ठीक है, मतलब 20-25 साल के गैप पे ये होता ही रहता है। और लास्ट जो इंडिया के लिए एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है, वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सीजनल, जैसे एग्रीकल्चर में जब हार्वेस्टिंग का सीजन होगा और जब कल्टीवेशन का सीजन होगा, ठीक है, मतलब बिजाई, और जब वाढी की जाती है, मतलब तब के सीजन में आपकी ऑब्वियसली जॉब्स होती हैं एग्रीकल्चर में, जब क्रॉप लगाई जा रही है और जब क्रॉप को कट किया जा रहा है। पर ये जो बीच का जितना फेस है, अब 6 महीने अगर क्रॉप लगने को लग रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग के 2 महीने नौकरी हैं और आखिरी के 2 महीने नौकरी है, ठीक है, पर ये जो बीच के दो बच गए, यहाँ पे अब उनके पास जॉब नहीं है। ये होती है सीजनल, कि जब काम होगा तब तो नौकरी मिल जाएगी, मतलब तब तो कोई ना कोई वर्क मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कोई भी डाउट इसमें? अब लास्ट इंडिया में एक और अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं, ये प्रीवियस पेपर में भी आई हुई है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड वर्ड का मतलब होता है छुपी हुई, ठीक है, डिस्गाइज्ड वर्ड का मतलब होता है छुपी हुई। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखती नहीं है। अब ऐसी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है जो दिखती नहीं है? तो बेसिकली होता क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट उसी एम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है जहां पे एक्सेस नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग। देखो इनके पास जॉब है,
ठीक है। ये मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ये क्यों अलग मानी जाती है, क्योंकि वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम ये लेते हैं कि उनके पास नौकरियां नहीं है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है उनके पास कोई ना कोई काम जरूर है, पर उनकी उस काम में जरूरत नहीं है। शायद मतलब हो क्या रहा है कि तुम अपने एक तरह से ईयर्स गवा रहे हो ना, जब तुम्हारी वहां पे जरूरत ही नहीं है। शायद तुम किसी और फील्ड, किसी और सेक्टर में होते, तुम ज्यादा बेटर कमा रहे होते, ज्यादा बेटर कर रहे होते। मतलब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। लेट्स सपोज एक खेत है, एक ही परिवार उसके ऊपर काम करता है, कि परिवार के 5 लोग इस खेत के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। अगर इनमें से 2 लोग चले भी जाएं, तब भी प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी जितनी पहले हो रही थी। तो एक तरह से ये जो 2 लोग थे, 5 में से ये जो 2 लोग थे, ये 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए थे ना इसमें। अगर 5 लोगों से भी तुम उतना ही उगा पा रहे हो जितना 3 लोग उगा रहे हैं, तो एक्चुअली 2 लोगों की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 3 भी उतना ही उगा लेंगे। तो ये 2 लोग किसी और जॉब में भी तो लग सकते थे, फिर ओवरऑल फैमिली की इनकम बढ़ जाती। अभी ये सिर्फ 5 लोग एक खेत से कमा रहे थे, ये 2 अलग अलग जगह जाके कमा के आएंगे, तो फैमिली की ओवरऑल इनकम बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जब ये इस खेत में थे तब इन्हें लग रहा था कि इनके पास भी काम है, पर इसकी इनकी इस खेत में जरूरत नहीं है, ये कुछ और कर सकते हैं। इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे दिखता है कि पर्सन एम्प्लॉयड है, पर वो एक्चुअली एम्प्लॉयड होता नहीं है। मतलब स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, मतलब उसकी यूटिलिटी पूरी नहीं आ पा रही। क्लियर है? कोई भी डाउट इसमें? पहले करंट अफेयर में किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक है। अब दूसरे करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। आपके एक हाँ सॉरी। अगला आपके पॉलिटिक्स में एक नया रूप के वेस्ट बंगाल ने अनाउंस किया है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट भी अपनी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी। अब देखो, स्टेट के अंदर ज्यादातर, हर स्टेट के अंदर पहले तो एक कॉमन वर्ड जो हम यूज करते हैं वो होता है स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे सेंटर में हम पार्लियामेंट वर्ड यूज करते हैं, स्टेट में कॉमन वर्ड स्टेट लेजिस्लेचर यूज करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के अब 2 हिस्से होते हैं, जैसे पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं। पार्लियामेंट के कौन से 2 हिस्से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर की भी ऐसे 2 हिस्से होते हैं, एक होती है असेंबली और एक होता है काउंसिल। असेंबली इंडिया की सारी स्टेट्स में है, और कुछ यूटीज में भी है, टोटल मतलब प्लस 3 यूटीज में भी है, आपके दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, 3 यूटीज में भी है। काउंसिल सारी जगह नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ सिलेक्टेड फ्यू में ही है। काउंसिल सब में नहीं होता, तभी ये नाम से आपने सुना होगा, स्टेट में ज्यादातर तुम एमएलए चुनते हो। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिन स्टेट्स में ये दूसरा भी होता है, वहां पे एमएलसी नाम के भी ऑफिशियल्स चुने जाते हैं। ठीक है, पर देखा ही है, ज्यादातर स्टेट्स में तुमने ये वर्ड नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। हिंदी में से विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, पंजाबी में भी यही है। ठीक है, क्लियर है? तो अब बेसिकली आपके जो न्यूज़पेपर में प्रोसेस दिया गया था ना, उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में प्रोसेस दे दिया था। तो अगर आपको ये वर्ड्स भी आ जाए तो एक्चुअली ये सही है, पर ये कैसे सही है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल सेट करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसके बाद जो स्टेट गवर्नर है उसे अपनी हामी भरनी पड़ती है। ठीक है, पर ये चीज इतनी आसान नहीं है। ये जो ये दूसरा स्टेप है, इसके बाद भी स्टेप है, यहाँ पे ना बहुत ही
एक बहुत मेजर स्टेप मिस कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ मतलब अगर सिर्फ ये बोला जाए कि सिर्फ इसी स्टेप से बन जाएगी, ये ना न्यूज़पेपर में, ये मैंने इसलिए ये चीज़ लिखी है ताकि इसे नीचे इस डिटेल के साथ तुम मैच कर लेना, क्योंकि ये चीज़ अधूरी है। पर अगर ये अकेला स्टेप आता है, ये अकेला स्टेप मतलब बिना ओनली वर्ड या उस चीज़ के, तो ये लाइन अपने आप में ठीक है, पर ये इकलौता स्टेप नहीं है। अब होता क्या है, बिल शुरू कैसे होता है, मैं तुम्हें डिटेल में वैसे समझाता हूँ, हमारे पास नीचे जगह है। देखो होता क्या है, सबसे पहले ये जो चीज़ लिखी हुई है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल पास करना पड़ता है। कोई भी एक रेजोल्यूशन मतलब बिल शुरू करना पड़ेगा कि हम एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहते हैं, ठीक है, और हमें बनाने की परमिशन दी जाए। इन्हें ये चीज़ कौन सी मेजोरिटी से पास करनी होती है? स्पेशल सर। स्पेशल। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग मेजोरिटीज दी हैं, जिन्हें अभी पॉलिटी जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, बस अभी के लिए वर्डिंग्स याद कर लो, क्योंकि अपने आप में डिटेल्ड। चलो मैं बताता हूँ स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, बता देता हूँ। चलो देखो, स्पेशल मेजोरिटी दो चीज़ों से बनी होती है। एक होता है 50% प्लस वन ऑफ टोटल मेंबरशिप, और दूसरा होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। 50% प्लस वन ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दो फॉर्मूलाज इसके साथ जुड़े हुए हैं आपके बिल के साथ। अब इसे इन दोनों को एक साथ स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। देखो ये अब दोनों चीजें है क्या, आपकी काउंसिल में किसी में भी लेट्स सपोज 500 मेंबर्स थे, मतलब कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें टोटल 500 सीटें हैं, मेंबर्स का मतलब है जितनी सीटें हैं। अब पहले तो टोटल मेंबरशिप का तुम्हें 50% प्लस वन से हाँ बुलवानी है कि हाँ हम एग्री करते हैं इस बिल के साथ, मतलब जहां पे स्पेशल मेजोरिटी वर्ड आएगा, ये दोनों चीजें एक साथ करनी होती है, एक ही टाइम पे हाथ रेज होंगे और दोनों मेजोरिटीज टोटल होती हैं, पर तुम्हें ये दोनों नंबर अचीव करने होते हैं। तो 500 का यानी कि कितने लोगों से यहाँ पे हाँ बुलवानी है? 251 लोगों से, 50% जितना टोटल का है, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट यहां तक? हाँ जी, नहीं। उसके बाद दूसरी जो चीज है ना, इसमें ये दोनों वर्ड्स को ध्यान से सुनना, प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो पहले तो कई लोग, अब जरूरी नहीं है कि ये 500 में से 500 लोग आए हों, जब तो तुमने टोटल मेंबरशिप गिनना है, तब कौन छुट्टी पे है या कौन हाउस में आया है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो टोटल सीटें हैं उसका 50% प्लस वन। पर दूसरी मेजोरिटी है कितने लोग आए हैं और वोट डाल रहे हैं, यानी कि पहले तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आए ही ना हो, कुछ लोग एब्सेंट हों और कुछ लोग प्रेजेंट हो। तो हम ये मान लेते हैं कि चलो ये 500 टोटल थे, 500 में से आए ही उस दिन 400 लोग हैं, ठीक है। ये मेजोरिटी तो तब भी उतनी रहेगी क्योंकि 500 टोटल मेंबरशिप का करना था, तो ये तो 251 से तो तुमने हाँ बुलवानी है चाहे ये 400 लोग आए हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट एंड वोटिंग, देखो जब वोटिंग होती है ना, एक बंदे के पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि हाँ में वो वोट डाल दे, एक ना में वोट डाल दे, और तीसरा होता है एब्सटेन करना। एब्सटेन करने का मतलब होता है कि मैं वोट नहीं डालूंगा, ना मैं हाँ बोलूंगा ना मैं ना बोलूंगा, अब्सटेन कर जाऊंगा मैं, ठीक है। इसे कहते हैं अब्सटेन करना, यानी कि ना तुम वोट ही नहीं डाल रहे हो। तो आपकी क्राइटेरिया में लिखा क्या है, आपको प्रेजेंट भी होना चाहिए यानी कि आया भी होना चाहिए, उसके बाद जो वोट भी डाल रहे हैं, लेट्स सपोज अब ये 400 आए थे, 400 में से वोट डालने वाले सिर्फ 300 लोग ही हैं, तो 300 लोगों का 2/3 कितना होगा? 200 सर। हाँ 190, हाँ वन, चलो 200 रफ लगा लो, 198 199 के करीब आएगा, चलो 200।
तो तुम्हें इनका 2/3 सिर्फ 200 लोगों से डलवाने थे। अब ये अगर आपने पहला नंबर अचीव कर लिया, मतलब इस केस में अगर आपके 251 बन गए हैं, तो ऑब्वियसली दूसरा तो अपने आप यस हो गया। कई बार क्या होता है, ये नंबर बड़ा बन जाता होता है अगर बहुत ज्यादा लोग आ गए, मतलब ये तो जैसे मैंने बताया कि वोट ही नहीं डाल रहे, पर लेट्स सपोज ऐसा केस इमेजिन कर ले कि 500 के 500 लोग वोट डाल रहे हैं, सारे लोग आए थे, 500 के 500 लोग वोट डाल रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट भी हैं 500 के 500 लोग, और सारे के सारे लोग वोट डाल रहे हैं, तो कितने लोगों को करना पड़ेगा? 330 लोगों की हाँ बुलवानी पड़ेगी, ठीक है। तो कई बार ये नंबर बड़ा बन जाता है, कई बार ये नंबर बड़ा बन जाता है, पर अपने आप में क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर हैं, तो ये स्पेशल मेजोरिटी अचीव करनी ना बहुत ही मुश्किल होती है, ठीक है। इस कारण ये चीज, मतलब ये वहीं रखी जाती है जहां पे चीजों को बनाना करना मुश्किल करना होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज वहीं पे मेंशन होती है। क्लियर है? स्पेशल मेजोरिटी अब क्लियर होगी सबको? किसी को कोई भी डाउट हो स्पेशल मेजोरिटी में? ठीक है। तो जब एसएलए ये बिल पास कर देता है, ये जितना एसएलसी जितना भी हम चीजें कर रहे हैं ना, ये आर्टिकल 169 में लिखी हुई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। अब होता क्या है, जैसे ही एसएलए में ये बिल पास हुआ, ये बिल जाता है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग अपने अपने टाइम पे बैठ के वोट डालनी होती है। इनका कंसेंट जरूरी है, कंसेंट इज मस्ट। यहाँ पे कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर पार्लियामेंट ने कंसेंट नहीं दिया तो अपने आप वो बिल खत्म हो जाएगा। कंसेंट इज मस्ट, ठीक है। पार्लियामेंट कंसेंट कैसे देती है कि इस बिल के ऊपर वो भी पार्लियामेंट भी वोट डालती है, पर वो कौन सी मेजोरिटी से डालती है? सिंपल मेजोरिटी सर। सिंपल मेजोरिटी। ये सिंपल मेजोरिटी से डालते हैं, यानी कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? 50% प्लस वन प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% प्लस वन ऑफ 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये आपकी पार्लियामेंट की वोट है। इसके बाद जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देगी, तब तक आपका गवर्नर हाँ नहीं कर सकता। फिर आती है गवर्नर की नोड, मतलब फिर गवर्नर को गो हेड ये दे देते हैं कि हाँ बना लो, ठीक है। फिर गवर्नर साइन करेगा फाइनली एसएलए के बिल के ऊपर, और फिर जाके ये बन जाएगी। तो न्यूज़पेपर वालों ने डायरेक्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर जगह कम होती है अगलों के पास, अगलों ने शॉर्टकट मार के छोटा करके बस इतना लिख दिया। पर ये नीचे मैंने सारा प्रोसेस डिटेल में बता दिया, इवन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल सब कुछ ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, जिससे अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना होता है, उसे इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 30 साल का होना चाहिए उसे। मेंटली साउंड होना चाहिए। इनसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक वोटर लिस्ट, उस स्टेट की वोटर लिस्ट का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसे पहले से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, एमएलए और एमएलसी में टेन्योर का भी फर्क पड़ता है। हमें पता है आपके जो एमएलए होते हैं इन्हें 5 साल का टर्म मिलता है, आपके जो एमएलसी होते हैं इन्हें 6 साल का टर्म मिलता है, ठीक है। ये 6 साल कैसे बनते हैं? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाइन लिखी है वो लिखी है कि 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे एवरी 2 years। तो ये 3 into 2, 6 साल का टर्म बन जाता है। ये क्या सिस्टम है? ये पॉलिटी में देखो, एक ही करंट अफेयर के ऊपर इतना टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये हम पॉलिटी में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए याद रख लो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेम राज्यसभा के मेंबर्स के लिए भी, लोकसभा के मेंबर्स को भी 5 साल का टेन्योर मिलता है, राज्यसभा के
टेन्योर मतलब राज्यसभा के मेंबर्स को भी 6 साल का टेन्योर मिलता है। बस अभी के लिए ये याद रख लो और ये लाइन याद रख लो, 1/3 मेंबर्स ऑफ रिटायर एवरी 2 years। ठीक है, बाकी हम वहां जाके पढ़ेंगे। अब इन लोगों को चुना कैसे जाता है? देखो, पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना बड़ा हो सकता है, मतलब कितने मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज फिक्स की हुई है कि मिनिमम 40 मेंबर हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और मैक्सिमम 1/3 ऑफ एसएलए। जितने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर होंगे उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, जो भी नंबर बनेगा। जैसे अगर एसएलए में 300 मेंबर्स हैं तो काउंसिल में कितने मेंबर हो गए? 100 सर। 100। मैंने इसलिए 300 का फिगर लिया कि हम डायरेक्टली कर सके। ठीक है, तो 100 मेंबर्स, तो यानी कि हर टाइम पे अगर आपको दूसरे टाइप से ये स्टेटमेंट आती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हर टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर कम रहते हैं नंबर में। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी ये इनमें से इनके जो इलेक्शन है ना, वो अलग अलग हिस्सों में बटे होते हैं कि कौन कितना कहाँ से चुना जाता है। आपको ये नंबर याद रखना जरूरी है कि अब जितने भी मतलब ये 100 मेंबर हैं, 100 का 1/3 आपके लोकल बॉडीज के लोग चुन के भेजेंगे, 1/3 आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के, बाकी 1/6, 1/12 हिस्से करके जो आखिरी वाला 1/3 हिस्सा बचा वो इस तरीके से बनता है। क्लियर है? तो ये आपका, आपको ये सारे किस पार्ट को कितना वो डिवाइड किया जाता है वो चीज़, बाकी डिटेल हम वहाँ फॉलो अप करेंगे। और यहाँ पे करंट अफेयर में जितनी डिटेल चाहिए थी वो मैंने सारी एक बार लिख भी दी है और ऊपर से एक बार समझा दी है। अब डिटेल में एक बार पढ़ के डाउट्स पूछ लेना, फिर मैं डाउट्स के मुताबिक समझा दूंगा दोबारा से। अब नेक्स्ट, पंजाब ने नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है आपका मलेरकोटला, 23rd डिस्ट्रिक्ट बन गया ये पंजाब का। इसके पीछे वैसे तो ये स्टेट का मामला है, पर इसके ऊपर नेशनल कंट्रोवर्सी क्यों हो गई है? क्योंकि मलेरकोटला पंजाब का इकलौता मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस है। ठीक है, प्रोविंस कह दिया, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट है अब। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम एरिया मेजॉरिटी था और इसके अंदर अब क्योंकि इसे एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर आपके उत्तर प्रदेश के सीएम ने ट्वीट कर दिया था इसके ऊपर कि ऐसे प्रोविंस बनाना ये इंडिया की पॉलिसी के अगेंस्ट है कि हम सेकुलर नहीं हैं। पहले तो अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि एक दूसरी स्टेट का सीएम किसी और को ये बोल रहा है। ठीक है, और चलो रिलीजन के मामलों से जोड़ना और बाकी सारी चीज़ें, पर अब ऑब्वियसली फिर ये दो स्टेट्स के सीएम के आपस के बीच के ट्वीट की लड़ाई बन गई, तो अपने आप नेशनल करंट अफेयर भी बन गया। ठीक है, तो अब डिस्ट्रिक्ट्स बनते कैसे हैं? देखो, डिस्ट्रिक्ट बनाने की सारी जो पावर होती है ना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को बनाना, उसकी बाउंड्रीज चेंज करना, हर चीज़ की पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है। किसी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री कहाँ बनेगी, कल उसकी बाउंड्री छोटी करनी है या बड़ी करनी है, एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है, ये सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट ये दो तरीके से कर सकती है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी कर सकती है या स्टेट असेंबली में ऑर्डर पास करवा दे। ज़्यादातर ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब है बस चीफ मिनिस्टर गवर्नर के साइन दिला देता है और आपका डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। ये आसान तरीका है, ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास होते हैं, पर तरीके दोनों हैं जिससे डिस्ट्रिक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर स्टेट्स का यही कहना है कि जो स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होती है, ऑब्वियसली क्योंकि पॉपुलेशन कम है, एरिया कम है, तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया के लिए बैठेगी तो ज़्यादा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जैसे एक आपकी यूपीएससी में प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन भी बना था, आपके ना सामने एक डिस्ट्रिक्ट है मजूली, ये बहुत ही अनोखा डिस्ट्रिक्ट है। अनोखा क्यों है ये? सर पानी में आइलैंड के तौर पे है। बिल्कुल, ये ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है।
रिवर आइलैंड क्या होता है, अब देखो नदियों में भी मिट्टी होती है। अब कई बार क्या होता है, नदियां जब फ्लो कर रही होती हैं बीच में ना कहीं पे ये मिट्टी इकट्ठी होने लग जाती है। ओवर द टाइम ये जहाँ पे मिट्टी इकट्ठी होती है ये पूरा पूरा ना बीच में एक लैंड बना देती है अपने। अब ये लैंड का अगर साइज बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो ये अपने आप में डिस्ट्रिक्ट के तौर पे, मतलब ये तो डिस्ट्रिक्ट ही इन्होंने बना दिया, पर इतना बड़ा आइलैंड भी नहीं है, पर काफी बड़े साइज का आइलैंड है, ब्रह्मपुत्रा की नदी के बीचों बीच एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे लोग भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, प्रॉपर आइलैंड की तरह ये फंक्शन करता है। तो इसलिए इसे एक डिस्ट्रिक्ट ही अलग बना दिया गया, ठीक है, मजूली। क्लियर है? अब एक चीज, अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे कोई इंटरफेयर नहीं करती, पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे आती है, जब डिस्ट्रिक्ट का नाम या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना होता है ना, तब आपकी होम मिनिस्ट्री से पूछना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए पूरे इंडिया के रिकॉर्ड्स चेंज होने होते हैं। इसके लिए फिर आपको होम मिनिस्ट्री, मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट का, शहर का नाम बदलना है, देखो आपने अक्सर सुना होगा कि आपकी गवर्नमेंट्स शहरों के नाम बदल देती हैं। शहरों के नाम बदलने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, ऐसे सारे नाम बदले जा सकते हैं। पर डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम बदलना है उसके लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स बना सकती हैं, उनका अगर नाम बदलना है तो पूछना पड़ेगा, ठीक है। बस एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, ये सारे डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पोस्ट, जोग्राफिकल सर्वे ऑफ, मतलब जहाँ जहाँ आपके नाम चेंज होने हैं उन सबसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बस लेना होता है, ठीक है, वो होम मिनिस्ट्री को बस इन्फॉर्म करना होता है और आपका चेंज हो जाता है। तो लास्ट सेंसस के मुताबिक, 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया में 593 डिस्ट्रिक्ट्स थे, और अभी वैसे 2021 का सेंसस आना है, पर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे 718 डिस्ट्रिक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो 2011 से लेके अब तक आपके डिस्ट्रिक्ट्स का काउंट बढ़ता ही जा रहा है। ये मेनली इसलिए हुआ है क्योंकि इसके बाद आपकी एक स्टेट बन गई थी। कौन सी स्टेट बनी है 2014 में? तेलंगाना सर। तेलंगाना एक अलग स्टेट बनी, तो फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अचानक ही बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, तो वहां से ये नंबर अचानक शूट किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज टेलीमेडिसिन। देखो टेलीमेडिसिन क्या होता है, टेली कोई भी चीज हो सकती है, टेली का मतलब होगा डिस्टेंस से कोई चीज करना, टेली वर्ड जहां पे भी आएगा, ठीक है, जैसे टेलीफोन करते हो, दूर कहीं कॉल करते हो ना, तो टेलीफोन वहीं से आया, मतलब तो चलो फोन ही कहते हैं, कॉल ही कहते हैं, पर वैसे तो टेलीफोन है। टेलीमेडिसिन क्या है कि लेट्स सपोज तुम्हारे रूरल एरिया में प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है, प्रॉपर ट्रैवल करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है वहाँ पे, प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो सबसे आसान चीज़ों में, कि तुम वहाँ पे एक कंप्यूटर, एक स्कैनर और एक स्पेशलिस्ट बैठा दो, सिर्फ एक बंदा जो बेसिक डायग्नोसिस कर सके, ठीक है, कोई एक्सरे की रिपोर्ट है, कोई ऐसी चीज़ है, उसे स्कैन करके जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट के हेड मेन शहर होते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, वहाँ पे आपके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर्स ज़्यादातर प्रोफेशनल वहीं बैठते हैं। तो इस कारण रूरल एरिया से बहुत दूर हैं ये हॉस्पिटल, अगर डिस्ट्रिक्ट का ये मेन पार्ट है, ठीक है, कोई शहर यहाँ पे, चलो ये 3 शहर लगा लेते हैं, इसके आसपास ही जितने भी रूरल एरिया के लोग हैं, अब यहाँ तो इन्हें यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, या तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो उस गांव के अंदर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे कंप्यूटर, स्कैनर, ऐसी चीज़ें लगा दो, वो सारी रिपोर्ट स्कैन करके इस हॉस्पिटल में चली जाए, स्कैन करके ऑनलाइन ही सेंड कर दी जाए, वहां से कोई डॉक्टर वीडियो कॉल या किसी चीज़ के थ्रू आपके पेशेंट से कनेक्ट करेगा, उसे बताएगा उसे क्या क्या दवाइयाँ लेनी है, ठीक है, और भी सिम्टम्स पूछ लेगा, पूरी रिपोर्ट तैयार कर देगा, ठीक है, कहीं से फ्रैक्चर करवाना है, कैसा करवाना है, कोई और चेकअप करवाना है, वो सारी चीज़ें दूर बैठे हुए ही बता देगा, तो आपके लोगों का ट्रैवलिंग पे पैसा, वहाँ पे स्टे पे पैसा, ये सब कुछ बच सकता है।
तो इसके कारण ये टेलीमेडिसिन इंडिया में प्रमोट की जा रही है, क्योंकि एक तो कोविड के चलते हुए हॉस्पिटल्स में जाना डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स पहले ही आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लडेड है, ठीक है। उसके अलावा भी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमारे रूरल इंडिया में बहुत बड़ा गैप है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारे रूरल एरिया में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है ही नहीं, तो वहाँ पे कोई बीमारी होती है उसका डायग्नोसिस करवाने लोगों को शहरों तक आना पड़ता है। तो वो गाइडेंस हर चीज़ और फर्स्ट स्टेज ऑफ जो कंसल्टेशन होती है उन्हें गांव में बैठे बैठे ही मिल जाए, उसके लिए टेलीमेडिसिन इंडिया में प्रमोट करनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? कोई भी डाउट इस पे? नो सर। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।